नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईवीएम में जनता का फैसला बंद हो चुका है और अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं 13 मई पर, जब मतगणना के साथ जीत हार के असली समीकरण सामने आ जाएंगे। राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश और जीत के दावों के बीच किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, इसका फैसला अब बस कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के 7 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। इस बार हुए चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 54.08% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान सांपला में तो सबसे कम सोनीपत में दर्ज किया गया। अब मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जा चुकी हैं। 13 मई की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हर मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल, आर्म्ड फोर्स और आईआरबी जवानों की तैनाती के बीच ईवीएम की सुरक्षा को अभेद्य बनाया गया है। हमारे द्वारा इस तरह व्यवस्था करी गई है कि जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है हमारा ओपीएस स्कूल के अंदर, हमने उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी करी है, जिसमें हरियाणा आर्म पुलिस फोर्स, आईआरबी पुलिस बल और लोकल पुलिस फोर्स को रहेगी, जो डीएसपी साहब की निगरानी में डायरेक्ट सुपरविजन में काम किया जाएगा। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। आइए नगर निगम में काउंटिंग की तैयारियों पर नजर डालते हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए क्या इंतजाम? सुबह 8 बजे से मतगणना। 20 वार्डों में 96 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। मेयर के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आजाद प्रत्याशी के अलावा 7 उम्मीदवार मैदान में। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की वोटों की गिनती के लिए 12-12 टेबल लगाए गए। सभी वार्डों की मतगणना 20 राउंड में पूरी होगी। हरियाणा पुलिस, आर्म्ड हरियाणा फोर्स और आईआरबी जवान तैनात। पंचकुला नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए क्या इंतजाम? सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज में 8 बजे से मतगणना होगी। मेयर पद के लिए 10 टेबल लगाई गई। 21 राउंड में पूरी होगी मतगणना। 20 वार्डों की मतगणना के लिए भी 10 टेबल निर्धारित की गई हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए क्या इंतजाम? मेयर चुनाव के लिए 20 टेबल्स पर 16 राउंड में वोट गिने जाएंगे। पार्षदों की वोटों की गिनती के लिए 15 टेबल निर्धारित की गई है। सुबह 8 बजे से मोहाना स्थित बिट्स कॉलेज में मतगणना। मतगणना केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। 24 घंटे वीडियोग्राफी और सीसीटीवी से निगरानी। इस बार के निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये चुनाव सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन गए। जहां बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार और विकास को मुद्दा बनाया, वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं पर सरकार को घेरा। कई जगह पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी आमने सामने दिखे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल 7 जगह चुनाव थे, 3 नगर पालिका, 3 नगर निगम और 1 नगर परिषद। और जो हालात इस चुनाव में थे, क्योंकि मुझे हर जगह पे ही चुनाव प्रचार में जाने का मौका मिला और अम्बाड़ा का प्रभारी भी मैं पार्टी की तरफ से लगाया गया। मैं समझता हूं कि हम जो हालात थे, जिस तरीके से रुझान जो है, उसमें मुझे लगता है कि हम सारी की सारी सीटें जो है वो जीतेंगे। 7 चेयरमैन और मेयर और पार्षद भी हमारी जीत करेगा आएंगे। तो लगता है खबरें भी कर लोगों ने देख लिया विकास जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ। बहरहाल किसके दावों में कितना दम रहा, ये जनता ने तय कर दिया है। फिलहाल लोकतंत्र की इस जंग का फैसला ईवीएम के अंदर कैद है। 13 मई को आने वाले नतीजे साफ कर देंगे कि हरियाणा की जनता ने किसके सर जीत का सेहरा बांधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी मुद्दे पर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गौतम मेरे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
अजय जी, दिल की धड़कन कुछ बढ़ी हुई है क्या, या फिर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कल के नतीजों को लेकर? नहीं, कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है। हम इंश्योर हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मेयर का चुनाव भी जीतेगी और अच्छे एमसी कैंडिडेट भी बहुत भारी संख्या में जीतेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन जो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है वो सामने आता है। पंचकुला में अभी इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की और करी भी है कि 2 घंटे के लिए जो मेन कैमरा था, बाकी कैमरे नहीं, एक कैमरा जिसकी रडार में हमारी ईवीएम मशीन रखी हुई थी उसको 2 घंटे के लिए बंद किया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। इसकी शिकायत हमने डीसी साहब को और जो भी इलेक्शन कमीशन के मैन है उनको हमने की है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास तो जीत नहीं पाती है, लेकिन अपने कुकर्मों से गलत काम करके ये जीतने का प्रयास जरूर करती है। इसमें कितनी सफल होती है नहीं होती ये देखने वाली बात है। कल रिजल्ट आएंगे तो कल सारा क्लियर हो जाएगा। जनता का मैंडेट कांग्रेस पार्टी के साथ होता है, लेकिन फिर भी ये लोग गड़बड़ करा के इधर उधर से कुछ भी करते हैं तो ये अपना जुगाड़ बनाते हैं। सवाल ये है कि एक डीवीआर में अगर 8 से 10 या 16 कैमरे चल रहे हैं, 8 का डीवीआर होता है और एक 16 का होता है, तो वो कैमरे चल रहे हैं उसमें से एक कैमरा क्यों बंद होता है? और वही कैमरा जो कि उस पर लगा हुआ है, जो मशीनें जिस रूम में रखी है, लॉकअप में रखी हैं, वही कैमरा बंद क्यों होता है? सवाल ये है। इसका जवाब बीजेपी आज तक नहीं दे पाई है और हमने शिकायत की है। शिकायत के बावजूद भी कोई रिप्लाई अभी हमें नहीं मिला है। तो ये रिप्लाई सर एसडीएम का आया है इस पर, और एआरओ का भी एक बयान सामने आया है जहां पर कुलविंदर कौर ने आपत्ति जताई थी। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, डिस्प्ले मात्र नहीं हो रहा था, कैमरे तो सुचारू रूप से चल रहे थे। और बीजेपी इस पर ये कहती है कि आप जबरदस्ती के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने तो कैमरा बंद नहीं किया, हम तो ड्यूटी पे वहाँ नहीं थे। कैमरा क्यों बंद हुआ, डिस्प्ले क्यों बंद हुआ और उसी रूम का क्यों बंद हुआ? सवाल तो ये है ना। आपको लग रहा है जब हमारे साथ इसके पीछे कुछ गड़बड़ है? हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया गया है। वो कह रहे हैं हम टेक्निकली जवाब इसका बना के देंगे, टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर है तो समझाइए। आज के दिन में सीसीटीवी कैमरे के बारे में कौन नहीं जानता है जी। ये जब एक डीवीआर पे सारे कैमरे चल रहे हैं तो एक ही क्यों बंद हुआ? और आप कह रहे हैं कि डिस्प्ले बंद हुआ। डिस्प्ले बंद हुआ तो पिछली रिकॉर्डिंग दिखाइए आप हमें, रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना, तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखा रहे? तो ये तो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा ही रही है, लेकिन इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। तो बाकी कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता का मैंडेट कांग्रेस के साथ है और हम अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे सभी चीज। शुरुआत क्योंकि सर काफी अच्छी थी, आपने उम्मीदवारों का चयन भी पहले कर लिया, लिस्ट भी आपके पहले आ गई, आपका मैनिफेस्टो भी पहले आ गया। आपको लगता है कि इस बार जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है और 100% जीत हासिल करेंगे? बहुत कम मिला था, 13 दिन का टाइम सभी को मिला है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारी कर रखी थी, हमने अपने हिसाब से तैयारी कर रखी थी। हमने अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाया और पूरी जोर से पहुंचाया और लोगों ने उसका स्वागत भी किया और मैंडेट भी दिया है। वो कल क्लियर हो जाएगा। और हमने सारी बात, क्योंकि ये घोटालेबाज पार्टी है, इन्होंने 160 करोड़ का घोटाला पंचकुला में किया। कौन सा नगर निगम है, चाहे अम्बाला लगा लो या सोनीपत लगा लो, कहाँ घोटाले नहीं किए इन्होंने? तो घोटालेबाजों को जनता मैंडेट नहीं देती है, लेकिन ये धक्के से मैंडेट बनाने की कोशिश करते हैं। वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लोकतंत्र को ये लोग मानते ही नहीं है। लोकतंत्र क्या चीज है कुछ भी नहीं समझते। लोकतंत्र को कुछ भी नहीं समझते जी। लेकिन जनता अपना बदला जरूर लेगी और कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक ये सब क्लियर हो जाएगा जी। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में तो गुटबाजी हावी है, आपके नेता ही एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। ऐसे में जनता किस भरोसे आपके साथ जाएगी? जनता कैसे भरोसा करेगी इस पार्टी पर जिसमें खुद के नेताओं के अंदर सम्मान नहीं है और अलग अलग धड़े बटे हुए हैं? जनता कैसे विश्वास करेगी सर? इस पर आपका जवाब क्या रहेगा? देखिए, गुटबाजी के दूसरे के घर में झांकने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। मैं बता देता हूँ, इनमें जो खलबली मची थी, जितने टिकट इन्होंने एमसी को दिए और मांगने वाले जो थे वो सभी निर्दलीय खड़े हो गए।
सीएम को उतरना पड़ा, सीएम नायब जी को उतरना पड़ा इसके बीच में, जो उनको शांत कराया या धक्का मुक्की कराई या प्रेशर डाला या किस तरह से उन लोगों को इन्होंने विड्रॉ करवाए फॉर्म। तो गुटबाजी तो इसमें है, कांग्रेस में कहाँ गुटबाजी है? कांग्रेस में बताइए कौन सा बंदा वहां तक गया फॉर्म भरने या कौन विड्रॉ हुआ? कोई भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वार्ड में देख लीजिए आप, इन्होंने निर्दलीय भरे, उनको सबको बिठाया, डराया धमकाया, कानून का डंडा दिखाया इन्होंने। तो इसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी को उतरना पड़ा। एक छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री उतरे, ये गंभीर विषय है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जो जनता में अविश्वास है वो ठीक नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हुआ है। 8 के 8 दिन मुख्यमंत्री जी और इनकी पूरी टीम, मंत्री और इनके कैबिनेट मंत्री तक यहाँ पर बुलाए। इनके बूथों पे बैठने के लिए लोग नहीं थे, इन्होंने गुजरात से और राजस्थान से बुलाए। अगर जनता इनके साथ होती तो गुजरात या राजस्थान या उत्तर प्रदेश से क्यों बुलाने पड़ते इनको लोग? तो ये तो जनता का विश्वास तो कांग्रेस पार्टी के साथ होता है और कांग्रेस पार्टी कल अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अच्छी बात है, आप जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दों की अगर अजय जी हम बात करेंगे, इस बार कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और जो आपके नेताओं के बयान भी सामने आए कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और छोटे छोटे काम के लिए भी अधिकारियों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, अगर निगम की बात करें, हम निकाय की बात करें तो। इसके अलावा आपको लगता है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका मुद्दा भी इस बार हावी रहने वाला है? जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, वोट किया है जनता ने, जनादेश सुनाया है? देखिए, निकाय चुनाव में या एमसी चुनाव में जो भी है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, ना किसी सड़कों को प्रॉपर बनाया, खड्डे पड़े हुए, पानी की समस्या बहुत है, हल्की सी बारिश होने के बाद शहर पूरा डूब जाता है। दूसरी बात, गंदगी के ढेर चारों तरफ लगे हुए थे, जनता देख रही थी इस चीज को। जनता ने इन सब मुद्दों को देखकर ही वोट किया है। पार्कों की हालत इतनी खराब है कि आप पूछो मत, कोई लाइट नहीं जलती, घास बढ़ी हुई है अंदर पार्क में, लोग जाने से भी कतराते हैं। ये सब चीजें जनता ने देखी और जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। इनका भ्रष्टाचार इस लेवल पे कि जो भी पार्कों के ठेकेदार हैं या सड़क के ठेकेदार हैं या जितने भी लोग हैं साफ सफाई वाले, इनके अपने टेंडर होते हैं, उनमें इनका कमीशन होता है। तो ये चीज है, जनता देख रही थी, क्योंकि सफाई जब ऊपर से 100 रुपए मिलेंगे ठेकेदार को, मान लो 50 रुपए जा रहे, 50 रुपए इनके अधिकारी और नेता खा रहे हैं, तो सफाई कहाँ से होगी? प्रॉपर काम कहाँ से होगा? तो इसी तरह का जो जनता ने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा, और सफाई के मुद्दे पे या कैटल्स जो हमारे आसपास घूमते रहते रोड के ऊपर या कुत्ते वगैरह जो थे, तो इन्होंने कुछ नहीं उसमें किया। लोगों को बहुत परेशानी हुई। इन सब चीजों को देखते हुए जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है, जो कि कल तक क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर पर ठीक कह रहे हैं आप। इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरी आवाज आ रही सर आपको? धन्यवाद अमनदीप जी, अब निकाय चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सबके मन में यही सवाल है कि कौन शहर की सरकार बनाने जा रहा है। आपकी भी तैयारी काफी अच्छी रही, सिंबल पर चुनाव लड़ा, उम्मीदवार आपने भी उतारे और जनता के बीच में आपको लगता है कि अपनी बात पहुंचाने में आप कामयाब रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर? जी मुस्कान जी, बिल्कुल। देखिए, हमने तीनों नगर निगम के अंदर 2 नगर निगम में सिंबल पर और तीसरे हमारा जो है समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय जो है अम्बाला नगर निगम में थे। तीनों नगर निगमों में हमने बड़ा जोर शोर से अपनी बात को उठाया और खासकर से जहां मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार को उठाया निगमों के अंदर, जहां निगमों के अंदर जो मौजूदा सरकार की जो गलत नीतियों की वजह से जो जनता को परेशानी हो रही है, उनको उजागर किया। किस प्रकार से चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हो, चाहे छोटे छोटे काम, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं जो पहले सरल होती थी और एक आम आदमी का अधिकार है, उन कामों को कितनी ज्यादा दुर्गम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उन कामों के लिए भी इसलिए उनको मुश्किल लोगों के लिए बनाया ताकि लोगों को उसके लिए रिश्वत देनी पड़े और भ्रष्टाचार व्यापक था। जितनी भी निगमों के अंदर, निकायों के अंदर आपने देखा कि पिछले लगातार 15 साल से एक भ्रष्टाचार निकल के आया। जहां कभी लाइटों का घोटाला हुआ और यहाँ तो कूड़ा घोटाला तक भी हमने सुनने को देखने को मिला हरियाणा प्रदेश के अंदर,
जहां हम देखते थे कि हमारे देश में चारा घोटाला को एक बड़ा घोटाला माना जाता था कि ये जो निम्न स्तर का घोटाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आकर जाकर के यहाँ पर इन्होंने कूड़े के प्रबंधन का जो पूरा था हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको उसकी हालत बद से बदतर कर दी। और ये केवल एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हम नहीं कह रहे, खुद इनका जो सर्वे आता है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो केंद्र सरकार का सर्वे है, उसके अंदर पिछले 15 साल से आप देखिए लगातार हरियाणा प्रदेश के शहर, कस्बे और जो नगर परिषदों के इलाके हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। हर साल उनकी रैंकिंग जो बहुत पीछे चली जाती है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे और जनता का भरपूर समर्थन और साथ भी मिला। अब देखने वाली बात है कि कल को क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले ही जहां 10 तारीख को मतदान हो गया था और मतदान भी सभी ईवीएम में हुआ, 2 जगह पंचकुला और अम्बाला के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जहां पर स्ट्रांग रूम के कैमरे जो है वो बंद कर दिए गए। और काफी देर तक कल रात को भी अम्बाला नगर निगम के अंदर रात को देर रात तक सभी विपक्षी पार्टियों के नेता डटे रहे। और जहां प्रशासन का इस तरह का रवैया, ढुलमुल रवैया रहा और वो जनता के जो मैंडेट को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह तंत्र के दम पर, सरकारी मशीनरी के दम पर अपने हक में करवा लें। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले भी हमने पिछले 5-6 सालों में देखा, नगर निगमों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद जनता उनको बार बार हरा रही है। चाहे सोनीपत नगर निगम की बात हो, चाहे अम्बाला नगर निगम की बात हो, चाहे गुरुग्राम नगर निगम की बात हो, क्योंकि जनता इनके व्यापक भ्रष्टाचार को देख रही है। और इनकी जो दिन हर रोज की जो इन्होंने परिस्थितियां निगमों के अंदर बनाई हुई है वो कितना जटिल बना दिया है और जनता का जीना बड़ा बुरा हाल किया हुआ था। इसी प्रकार से इस बार भी जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, सारी जगह से यही अच्छी रिपोर्ट आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल, क्योंकि मतदान के दौरान भी इन्होंने सरकारी मशीनरी का खुल करके दुरुपयोग किया था, इनके लिए कहीं पर कोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। चाहे नगर निगम की बात हो, हरियाणा सरकार के मंत्री विधायक खुले आम पर जो है इलेक्शन कोड की धज्जियां उड़ा रहे थे, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे थे। ठीक है, ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगता है। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता की ओर से। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। भूपेंद्र जी, आपने सुना होगा क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, और जीत के दावे तो हर कोई कर रहा है, ये आपने भी सुना होगा। इस बीच आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है हरियाणा निकाय में, आपकी ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है। कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से मैंडेट देगी जनता आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको, पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 15 दिन से ये सारी बातें जो मेरे भाई ने अभी बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, ये सारी बातें इन लोगों ने बोली और इन्होंने जो भी इनकी बातें थी सबको लोगों के सामने रखा, लेकिन लोगों ने इनकी बातों को नकार दिया और पूर्ण बहुमत से सभी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में जनता पार्टी की ट्रिपल की सरकार बन रही है और कमल का फूल खिल रहा है। इन्होंने तो पहले ही कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कल जब रिजल्ट आएंगे तो उसके लिए इन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी। कल ये फिर से कहेंगे कि भाई ईवीएम बदल ली, ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई, इसलिए ये आज पहले ही ग्राउंड बना रहे हैं। मैं तो आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि सभी जगह हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीतेंगे और कमल का फूल सभी जगह, वार्डों में भी और मेयर में भी और प्रधानों में भी कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। इसमें किसी किस्म की कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस है अपनी जीत को लेकर। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। राजेंद्र जी, इस बार निकाय चुनाव में हर राजनीतिक दल ने, चाहे निर्दलीय उम्मीदवारों की भी अगर बात कर ले, तो पूरी जोर आजमाइश की है। सवाल है कि कौन शहर की सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इस बार जो तमाम दावे किए गए हैं और जनता से जो वादे किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है और क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल? समीकरण क्या कुछ कहते हैं हरियाणा निकाय चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी जो जिन निगमों में चुनाव हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड था
तो फिर कई बार ये है कि चुनाव में, नए चुनाव में जाते हुए ये रहता ही है विश्लेषण कि जो पार्टी पावर में थी उसको वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही होगी, क्योंकि लोगों की नाराजगी तो पैदा हो ही जाती है कोई ना कोई कामों को लेकर, कोई कमियों को लेकर, तमाम तरह के मुद्दे जो विपक्ष भी उठाता रहा, कभी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, कभी जो है सीवरेज, सड़कों की दशा, पानी, बिजली, पार्कों की रखरखाव, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो पैदा हो ही जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कारण क्या है कि एक तो जो स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की, उसका एक अपना प्रभाव रहता है। लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि चलिए हमारे शहर का विकास ठीक से होगा अगर ये सरकार जो है सहानुभूति के साथ जो है सहयोग करेगी, अगर शहर के बोर्ड के साथ अगर उन्हीं की पार्टी का बोर्ड होगा तो स्वाभाविक है कि ज्यादा मदद मिल सकती है। तो लोग कई बार ये भी सोचते हैं, लेकिन कई बार कमियां भी रहती हैं और निराशा हाथ लगती है। लगता है कि ये सब कुछ होते हुए भी, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा, कमियां हैं, तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग जो है फिर विपरीत दिशा में भी चले जाते हैं, विपक्ष को भी मौका देते हैं। तो अब देखते हैं, इस बार जो है मुकाबला तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, क्योंकि दोनों का जो है घोषणा पत्र भी ठीक आया, उसमें कई मुद्दे शामिल किए गए थे जो कि हालांकि वो आम मुद्दे हैं, सफाई और सीवरेज, यही मुद्दे जो है लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अब दलीलें उनकी भी हैं कि भाई यही मुद्दे रहने हैं शहर में, तो लेकिन शहर को इससे भी ऊपर उठना चाहिए। पहले भी जो है एक स्मार्ट सिटीज की कल्पना, एक कंसेप्ट अवधारणा आई थी जो बीजेपी लेके आई थी, तो उसके हिसाब से वो जो सफर है शहर का, विकास का सफर है, वो कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। वो जो है सफाई और सीवरेज इसी पर ठहराव रहे, ये तो कभी का जो है सफर आगे निकल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ने जब ये सरकार लेके आई कि ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाएगा, तो कई बार वो कहते हैं कि हमने ओडीएफ तो कर ही लिया, तो ओडीएफ प्लस में आ गए, अभी ओडीएफ में बिल्कुल खुले में शौच बंद कर दिया है तो हम आगे प्लस में चले गए। तो शहरी विकास भी प्लस में क्यों नहीं आ रहा? बात ये भी तो है, ये मुद्दा उठता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। दलील से तो आप किसी भी चीज को खारिज कर सकते हैं, लेकिन दलील भी उस तरह से होना चाहिए जो तर्कसम्मत हो। समय बीतता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी जो है हम सफाई और पानी, सीवरेज पर ही है। अरे सीवरेज का काम तो वो टेक्नोलॉजिकल काम है, आपने कर दिया तो हो गया। अगर आबादी का विस्तार होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये है, तो मुकाबला तो है, अब देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। लेकिन जो है अपर हैंड कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो उसका अपर हैंड बना रहता है। लोग ये सोचते हैं कि चलिए इनसे सहयोग मिलेगा और ये जो है अच्छा फाइनेंस करेंगे, बजट वगैरह ठीक मिलेगा और शहरी विकास में जो है योजनाएं मिलेंगी, तो इस तरह का भी एक रहता है रुझान। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कल तो कुछ समय बाकी रह गया है, 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और शुरुआती रुझानों से पता चलेगा। उसमें भी कुछ पोस्टल बैलेट का भी है, शायद शुरुआत में पोस्टल बैलेट की भी गणना होगी, कुछ और होगी। तो इस तरह से जो है देखते हैं क्या होता है। मुकाबला तो, चुनाव तो खैर ठीक से लड़ा गया है, सभी पार्टियों ने मजबूती के साथ लड़ा है, अपने अपने तरीके से प्रचार किए और भी लोगों के बीच में गए और मत वोट मांगे गए हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है कल। ज्यादा इंतजार नहीं, कुछ ही घंटों का इंतजार है। अजय जी, आपने सुना होगा भूपेंद्र सिंह जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप भूमिका बना रहे हैं, जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं हार पहले ही आप मान चुके हैं और भूमिका बना रहे हैं कि कैसे जवाब देंगे आप जनता को आगे। एसडीएम वगैरह आप भी कह रहे थे कि हम इसका जस्टिफिकेशन कराएंगे, तो भूमिका क्या बना रहे, हम गलत कहाँ बोल रहे हैं? कैमरे बंद हुए, सबने देखा है और आपके ऑफिसर कह रहे हैं। भूमिका तो तब होती ना जब हम झूठ बोलते कि नहीं कैमरे बंद नहीं हुए और हम कह रहे हैं कि बंद हो गए। जब ये खुद मान रहे हैं कि डिस्प्ले नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था, फिर भूमिका कहाँ बना रहे हम? हमने तो ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने नई ईवीएम रख दिया, कुछ कैमरे की बात है ना, कैमरे की बात जो सच्चाई है वो हम कह रहे हैं और ये उसको रिपीटली ये कह रहे हैं कि हम भूमिका बना रहे। भूमिका नहीं बना रहे भाई, आप लोग गड़बड़ वाले लोग हैं, आप गड़बड़ करते हैं। क्यों बंद हुआ उसका आप जस्टिफिकेशन दीजिए ना, बताइए कि क्यों बंद हुआ। एक डीवीआर में 16 कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से एक कैमरा बंद हुआ और वो भी वही कैमरा बंद हुआ जहाँ पर ईवीएम रखी हुई है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप इसका बताइए ना। इतने आजकल सबके घर में कैमरे लगे हुए, सब लोग जानते हैं कैमरे के बारे में कि किस तरह से चलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो यूएसए से अभी कोई टेक्नोलॉजी आई है जो किसी की समझ नहीं आ रही।
आप जवाब दे नहीं पाते, उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे यार, आप धोखेबाज लोग हैं, धोखा करते हैं, जनता से भी धोखा करते हैं, आप सबसे धोखेबाजी करते हैं, धोखे से चुनाव जीतते हैं, वोट चोरी करते हैं, बुरा हाल करते हैं। ये सब ठीक नहीं है। आपकी चाल चरित्र और ये सब एक जैसे ही है, आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बताते नहीं है। तो ये दुनिया जानती है, और जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है, वो अब पता चल जाएगा कुछ ही घंटों के बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप जवाब ना देकर बात को टर्न करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ठीक है सर, जवाब सही जवाब नहीं देंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे, सही जवाब कभी नहीं देंगे। भूपेंद्र जी, आरोप यही लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का एक बार फिर से आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, अधिकारियों के बयान हम सुनते हैं, दावे तो तमाम किए जाते हैं कि कड़ी निगरानी के बीच में स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं, आने जाने पर किसी बाहरी व्यक्ति के बैन रहेगा, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहने वाली है, और इस बीच में कैमरों का बंद हो जाना, ये सवाल तो उठेंगे सर अगर ऐसा होता है तो। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि मशीनरी में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आपने भी जोड़ने में जो हमारे से समय लेट हुआ, तो आपके भी यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसा नहीं है, क्या एक कैमरा बंद होने से सारी वो ये कह रहे हैं कि रिपीटेशन होता है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, एक बार गलती हो सकती है, बार बार हर चुनाव में इस तरह की चीजें सामने आती है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि कैमरा बंद होने से सारी मशीनें उठ गई अपने आप, दूसरी आके नहीं रखी गई। अरे कोई ऐसी बात तो को जो लोगों को विश्वास हो, जिस पर जब आपके आदमी है वहाँ पर सिक्योरिटी है, अंदर कोई आदमी गया नहीं, स्टॉक रूम में मशीनें रखी हुई हैं, बाहर से सील लगी हुई है, अगर एक कैमरा बंद होने से सारी मशीनें बदल गई, अरे भैया कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर कैमरा बंद हो गया किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या सारा मामला ही गड़बड़ हो गया? और ये वोट चोरी की बात है, ये लोग कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने सरेआम, जिनकी साबित हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव लड़ा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन सेटिस्फाइड इसलिए किया था कि आप लोगों ने वोट चोरी करी। और आप लोगों ने 1971 का चुनाव हुआ, जब 5 साल से बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया, क्या लोगों के वोटों में डाका डालने का काम आपने नहीं किया था? अरे आप चोरी खुद करते हो, जिसका घर शीशे का होता है उसको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लोग हमारे को शिक्षा देते हो। मैं तो ये कहता हूँ, हमारी पार्टी हर काम पूरी पारदर्शिता से करती है, चाहे रिजल्ट को भी आए। अगर हम हारते हैं तो हम जनता के स्वीकार करते हैं, ये अगर जीतते हैं तो ईवीएम सही है, ये हार जाते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है। अरे भैया कहीं तो रुको, ताकि जनता आप लोगों पर विश्वास करे। आपकी ये झूठ बोलने की वजह से जनता ने आपसे विश्वास खो दिया, आपने जनता का, और आप बार बार चुनाव हार रहे हो। कहीं भी, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं बांग्लादेश हो, बंगाल हो, आपकी 5-5, 6-6 सीटें आती हैं वहाँ पर। कहाँ है आप एक नंबर की पार्टी होते थे? अगर आप धोखेबाज ना होते तो आपकी ये बुरी हालत नहीं होती कि हरियाणा प्रदेश हो, यूपी हो, दिल्ली हो। अरे आपको तो लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। भारतवर्ष की जनता सभी जगह आपको नकार रही है, इसलिए नकार रही है कि आप लोग झूठ बोलते हो। हमारी सरकार लोगों का काम करती है, लोगों की सेवा करती है, इसीलिए हमारी सरकार बार बार लोग हमारी सरकार बना रहे हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और हम सभी सीटें जीतेंगे। और आप फिर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप कल ये मत कहना कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। इसलिए मैं तो पहले से कहूंगा कि हम सभी सीटें चुनाव जीतेंगे और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। ठीक है, अमनदीप जी कह रहे हैं जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हारते हैं तो ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ देते हैं। देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो नगर निगम निकाय चुनावों के लिए जारी किया था, वो अपने आप में ही इनका एक सबूत था कि किस प्रकार से इन्होंने पिछले 15 सालों के, अपने 12 सालों के राज के अंदर नगर निकायों, नगर परिषदों में कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में केवल मूलभूत सुविधाओं की बात करी कि सीवरेज बना देंगे, रोड बना देंगे, जबकि इनका राज चल रहा है 12 साल से, आज तक नहीं वो बढ़ा। कोई इन्होंने उस बात से लेकर के आगे ये चल करके नहीं गए। और लोगों ने क्या, पूरे, मैं हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से थोड़ी सी बारिश में जो शहर, खासकर से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में बसे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच थी गुरुग्राम को बहुत ऊंचे ले जाने की, और वो हुआ भी। वहां पर दुनिया भर की कंपनियां आई,
बड़े बड़े बिजनेसमैन ने पैसा लगाया, ट्रंप तक के डोनाल्ड ट्रंप ने भी पैसा लगाया और बहुत हजारों कंपनियां पूरे विश्व से आई। लेकिन अगर 1 घंटे की बरसात हो जाती है, आप बताइए ना गुरुग्राम का क्या हालत होती है। बताइए मुस्कान जी, क्या हालत होती है गुरुग्राम की। और ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने काम किया है। अरे ये जनता के विश्वास से तो चुनाव जीत ही नहीं सकते, क्योंकि अगर काम ही नहीं किया तो जनता वोट क्यों डालेगी इनको। और ये तो हमने देखा है ना, मैंने कहा कि अभी आपने गुरुग्राम नगर परिषद में देखा कि किस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी जो है जीत करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो हारा था। सोनीपत में निखिल मदान जीत करके आया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अंबाला के अंदर शक्ति रानी शर्मा जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर ये काम करते तो लोग इनको वोट देते। ये जब इन्होंने काम ही नहीं किया, खुद इन्होंने वो घोषणाएं करी कि अभी हम इसको ये काम करेंगे, हम नालियां बनवाएंगे, ये मूलभूत सुविधाएं दे ही नहीं पाए नगर निकायों के, नगर परिषदों के अंदर। और मैंने कहा कि दूसरा इनका सबसे बड़ा सबूत कि इनका खुद का केंद्रीय सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण उठा करके देखिए, हर साल का, साल भर साल किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के शहर और निकाय उस सर्वे के अंदर पिछड़ते जा रहे हैं। क्या ये इनका काम है? और अगर ये इस काम पर जनता वोट देगी, कैसे दे सकती है इस काम पर? तो फिर तो मतलब ये है कि जनता विकास नहीं चाहती, जनता अपने आप को और डुबाना चाहती है, शहर की जनता। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये जीतेंगे तो केवल अब तंत्र के सहारे से, काम के सहारे से तो ना ये वोट भी नहीं मांग सकते। ये कहकर तो दिखाएं कि नगर निगम में हमने ये कर दिया है, निकायों के लिए ये कर दिया है। कहीं पर भी इन्होंने लोगों की जो जो जिंदगी थी हर रोज की, उसको सुगम बनाने की बजाय और दुर्लभ कर दिया और कठिन बना दिया इन्होंने। तो वो लोग इनको वोट देंगे जो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो थोड़ी सी बरसात के अंदर जिनके घरों में पानी घुस जाता है, जो गंदगी से परेशान है। आज अभी भी नगर निकाय के कर्मचारी जो है, जो सफाई कर्मचारी है, वो हड़ताल पर बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और ये कह रहे हैं कि भाई इनको वोट मिलती है काम के नाम पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ये संभव होगा भी नहीं। केवल मात्र इनका जरिया चुनाव जीतने का केवल तानाशाही है, दादागिरी। और मैं उदाहरण दूंगा, अंबाला नगर निगम के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर कैंडिडेट को उतारा, वो 1-1.5 साल तक वहां पर बेचारी क्लर्क HKRN में जो काम कर रही थी, उनको ढंग से दूसरे प्रत्याशी ने, हमारे प्रत्याशी ने चैलेंज किया कि वो अपने घोषणा पत्र को पढ़ करके सुना दें, केवल घोषणा पत्र को, कि अपने हाथ में लेकर के 20 पॉइंट घोषणा पत्र के पढ़ करके सुना दे। और ये आज भी सच है। तो इस प्रकार के हालात के अंदर ये कह रहे हैं कि जनता इनको वोट दे रही है। जनता तो इनसे खिलाफ है, जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। चैलेंज कर रहे हैं भूपेंद्र जी, अपना घोषणा पत्र याद है क्या? संकल्प पत्र में आपने क्या कुछ वादे किए हैं? मेरे ख्याल से जनता के लिए भी आसान हो जाएगा, याद रहेगा कि क्या कुछ वादे आपकी ओर से किए गए थे, अगर आपके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो उनके लिए। ये सवाल जो इन्होंने पूछा, ये लोकदल के प्रवक्ता थे क्या? जी, अमनदीप केसरी जी बोल रहे थे, इनेलो प्रवक्ता हैं। इनेलो प्रवक्ता जी। अरे भाई, आपको इनेलो के समय की बातें याद नहीं है? जब इनेलो की सरकार थी पे ताले लग गए थे, आप लोग मंथली मांगते थे। लौट रही हूँ सर। और आप आपके पास आप वोट चोरी की बात कर रहे हो। मैम, आपने क्या किया था? भटका रहे हैं। अरे भैया, मैम, यहीं से साबित हो जाता है। ये मुद्दे से भटका रहे हैं। बात सुन लेते हैं। अरे का काम किया, आप मुख्यमंत्री होते हुए तो क्या हो गया? तो आज क्या बात नहीं करते हो? अरे आप आपका जवाब दो, आपका जवाब दो ना। ठीक है, नहीं है जवाब तुम्हारे पास, कोई जवाब नहीं है। जो मुस्कान जी ने पूछा, उस बात का कोई जवाब नहीं। वर्तमान के सर वो कह रहे हैं, उस बात का कोई जवाब नहीं। केवल क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है, जनता को उससे क्या लेना? भूपेंद्र जी, ठीक है अमनदीप जी। भाई, आप जवाब दिए ना कि आपने महम कांड नहीं किया, आपने जनता की वोटों पे ना। अरे मुस्कान जी पूछिए तो मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? भूपेंद्र जी, कोई बात करते हैं। सवाल ये है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और आगे आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं, इसको लेकर जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 12 साल में लगभग विकास के सभी काम किए हैं, लेकिन शहर बढ़ता है, सेक्टर बढ़ते हैं,
और आबादी भी बढ़ती है। उसके हिसाब से हमने जो घोषणा पत्र किया है कि जो नई बस्ती आ गई है, नए एरिए आ गए हैं, उनमें भी ये कहना है कि इन्होंने विकास किया ही नहीं। अरे आज रोड देख लो, मैं तो कहता हूँ सोनीपत से हरिद्वार जाने में 4 घंटे लगते थे, सोनीपत से चंडीगढ़ जाने में 4 घंटे लगते थे। अरे वो निगम निकाय, ये निकाय के मुद्दे हैं क्या? और ये निकाय के मुद्दे, मुस्कान जी आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। ये निकाय ने बनाया, नगर निगम ने बनाया सोनीपत का रोड, ये निकाय के मुद्दे हैं क्या? ये स्थानीय मुद्दे हैं। अरे इनेलो ने बनवा दिया, भ्रष्टाचार हुआ, क्या विकास हुआ? भ्रष्टाचार। मुख्य सवाल गहलोत जी, बिल्कुल सवाल बनवाया। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने संकल्प पत्र में बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, उसके बाद जब हम पिछले सालों के संकल्प पत्र को देखते हैं, घोषणा पत्र को देखते हैं, तो उसमें मुद्दे वही नजर आते हैं। सीवरेज की समस्या, जल भराव की समस्या, स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था ठीक करवा देंगे, बुनियादी सुविधाएं बार बार रिपीट होती हैं। सवाल वही है कि कहीं ना कहीं कमी तो है ना, तो आपको रिपीट करना पड़ रहा है वही चीजें अपने घोषणा पत्रों में। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई नया सिटी हमारी सरकार बनने के बाद नहीं बचा। जब इस सिटी पुराने बचे हुए हैं और जो उनकी उस समय की सरकारें थी, उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं किया। हम उनकी रिपेयर कर रहे हैं, उनको ठीक ढंग से लागू कर रहे हैं और ज्यादातर काम हम पूरे कर चुके हैं। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो हमने वादा किया है कि ये जितनी भी जन सुविधाएं हैं हम उनको पूरा करेंगे। पूरा विकास हो रहा है, पूरे काम हो रहे हैं। ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सारे विकास के कार्य किए हैं। सीवर सिस्टम को ठीक बनाया, ड्रेनेज सिस्टम को हमने ठीक किया, सारे काम हम कर रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में कहा है कि जो काम है, कुछ कमी रह गई है, उनको हम पूरा करेंगे और जनता को हर सुविधा देने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमारे सरकार के पास शहरों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सारे पैसे भी खर्च करेंगे और पूरा विकास भी करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात तो ये इनेलो के आदमी अगर हमारे को कहते हैं तो ये ताज्जुब की बात है। इन्होंने उस समय जेपीटी मास्टरों ने भर्ती ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी, इन्होंने भर्ती की 10 साल की सजा काट किया है भ्रष्टाचार में, और ये हमारे को पाठ पढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, हरियाणा प्रदेश की जनता, शहर की जनता सब जानती है कि कौन कैसा है। इसीलिए बार बार हमारी पार्टी की सरकार को बार बार चुनाव जिता करके देश की भारतीय सेवा, जनता पार्टी सरकार में सहयोगी थी। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास। अमनदीप जी, इस महानुभाव को ये भी नहीं पता आज नीट का पेपर रद्द हो रहा है, आज हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सारी भर्तियां बाहर की हो रही है। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? गहलोत जी प्लीज, भूपेंद्र सिंह भ्रष्टाचार नहीं है आपके पास, लौट रही मैं आपके पास, बोलिए अमनदीप जी। वो कह रहे हैं अमनदीप जी कि हम बेहतर कर रहे हैं, सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो हम चीजों को बेहतर कर रहे हैं, ये उनका कहना है। मैंने आपको जो भी उदाहरण दिए, जो भी तथ्य दिए, मैंने वही तथ्य दिए कि ये इससे भाग नहीं सकते। आपने सवाल किया, ये बार बार भाग रहे हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। इनको तो ये भी मालूम नहीं है कि इनेलो की सरकार में सहयोगी थे उस समय, और आज इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आज रिजल्ट आया है बच्चों का, ये भर्ती की बात करते हैं। आज असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती हुई है, 56 में से 41 बच्चे बाहर के हैं हरियाणा प्रदेश से। आज ये साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के 86 पद पे भर्ती करने थे, केवल 3 पे करे हैं। आज हाई कोर्ट का फैसला है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनके भ्रष्टाचार को हाई कोर्ट ने उजागर कर दिया कि किस प्रकार से ये पर्ची खर्ची का खेल चला रहे हैं और भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्तियों में कर रहे हैं। आज नीट का पेपर रद्द हो जाता है, हर बार ये ऐसे ही करते हैं, बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। आज 12-13 साल के बाद प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके ये अपील करनी पड़ रही है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत जलाओ, डीजल मत फूको। तो ये इनका विकास है क्या? ठीक है। हालत क्या है प्रदेश की? आज देश की हालत क्या है? आज हजारों लाखों करोड़ रुपया एकदम से शेयर बाजार से चला जाता है, लोगों को इतना नुकसान हो जाता है, और ये बिना सोचे समझे ये कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। आप हालांकि ये केवल और केवल झूठ बोलने में माहिर है, झूठे सपने दिखाने में माहिर है, लोगों को भ्रमित करने पे, लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खेलने में, लोगों को झूठ बोलने के अंदर माहिर है, और ये अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। कुल मिलाकर छोटे से छोटा कोई एक बार का विधायक या मंत्री किसी
ठीक है अमनदीप जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक प्रतिक्रिया राजेंद्र जी, जो वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने इस बार उठाया, आपको लगता है कि इसका कुछ असर दिखाई देगा, या फिर जिस तरह से जो दो नेता सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसके बाद इस मुद्दे को उतने जोर शोर से उठाया नहीं गया, इसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि होगा या फिर नहीं होगा, या उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए पार्टी से? नहीं, देखिए अभी तक तो खैर कुछ मुद्दे तो तर्कसंगत दिखाई देते हैं। जिस तरह के जो है अपोजिशन उठाता रहा है कि एकदम मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम जुड़ गए, एकदम काट दिए गए, और कहीं जो है डुप्लीकेटिंग हो गई, ये सब तो वो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देते हैं, उनके प्रमाण भी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। अभी तक तो कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कि जहाँ भी ये मुद्दे उठाए जाते हैं वहाँ जो है कोई इस तरह का जो विपक्ष को कोई बहुत मौका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब लोग अभी शायद भरोसा नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह का है, यही माना जाए। नहीं तो कई मुद्दे जिस तरह के उठाए गए हैं उनके पीछे तर्क है और कुछ प्रमाण भी दिखाई दिए हैं कि कोई ऐसा क्यों एक साथ एकदम बड़ी संख्या में नाम जुड़ गए, बड़ी संख्या में नाम काट दिए गए, या जो है डुप्लीकेटिंग हो गई। ये तो है तर्क संगत बातें। लेकिन अब देखते हैं कि इनका अभी जैसे निकाय चुनाव में भी उठाया गया था, पंचकुला का उठाया गया, उन्होंने ये भी उठा दिया, सीसीटीवी कैमरा बंद था, अभी कई तरह के मुद्दे तो उठाते जाते रहे। लेकिन अब लोगों पर, आम मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ये जो है जब प्रभाव आम मतदाता पर पड़ेगा तभी कोई परिवर्तन आएगा। बाकी तो जैसी स्थिति बनी हुई है वही चलती रहेगी। तो मतदाता ही फैसला करता है, अंतिम अदालत तो मतदाता की होती है, वही फैसला करता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको महसूस होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि क्या मुद्दा उठाया जा रहा है और वो कितनी उसमें सच्चाई है। तो देखते हैं कि मुद्दे तो उठाए कांग्रेस ने अपने विपक्ष में रहते हुए जो भी भूमिका बनती है वो उन्होंने करने का प्रयास किया है। लेकिन अब कल देखते हैं ईवीएम ने क्या रिजल्ट निकल कर आता है, किसका भाग्य क्या कह रहा है, तो किस तरह से तय किया है, मतदाता ने क्या फैसला किया है, वो कल सामने आ जाएगा। तो उम्मीद की जाती है कि जिसको पावर मिलेगी, जिसके पक्ष में जिसको जनादेश मिलेगा, तीसरे इंजन की सरकार का, वो कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं देखने की बात है। निश्चित तौर पर कौन से मुद्दे हावी रहे कल इसकी चर्चा हम करेंगे। अमनदीप जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी मुस्कान जी, मैं केवल एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं आज ही का मुद्दा बता देता हूँ, और अभी आपने टीवी चैनलों पे दिखाया होगा, इनके केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में निगम अधिकारियों की बैठक लेते हुए खुद बयान दिया कि निगम को लूट का अड्डा बना दिया है। निगम को लूट का अड्डा, जो अपने आप को सर्टिफिकेट, इनके केंद्रीय मंत्री, मुझे लगता है कि प्रवक्ता जी को पहले खुद पता करना चाहिए। ये सभी खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि निगम को लूट का अड्डा बना दिया गया है। अब इससे ज्यादा क्या सबूत दूं? मैंने तो जितनी बातें कही इन्हीं के केंद्र की सरकार, केंद्रीय मंत्री, इनके सर्वेक्षण में जो आया वही बताई है। ठीक है, अब जवाब दीजिएगा गहलोत जी। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लोकदल के जो नेता के सारे सबूत हुए, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और 10 साल की सजा काट के आए, वो साबित हुए आपके नेता के खिलाफ। आप उल्टी बातें कर नहीं, आप अपना जवाब ना देकर कहानी पा रहे हो। किसी की बात नहीं पहुंची, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं, तुम्हारे नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं। जो कहा है क्यों हो रहा है? आपके नेता अंदर गए जेल में, कोई अधिकारी नहीं का उजागर हो गया। आप कृष्णपाल पे जवाब दीजिए ना, कृष्णपाल जी ने क्या बोला उस पर जवाब दीजिए आप। कृष्णपाल गुर्जर अगर एक मीटिंग में अधिकारियों को फटकार लगाएंगे, कहेंगे कि तुमने लूट का अड्डा बना दिया है निगम को, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तो विपक्ष तो हाथों हाथ लेगा सर इस बयान को। देखिए उन्होंने तो जनता की समस्याओं के लिए उनको फटकार लगाई, ये नहीं कहा कि तुम रिश्वत ले रहे हो, उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते हो तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लूट का अड्डा क्या होता है? उनको लूट का अड्डा क्या मतलब होता है? की बात की है। अरे आपके खिलाफ तो साबित हुए, कोर्ट में साबित हुआ आपका करप्शन। तो हमारे लोग, हमारे इनके खिलाफ साबित हुआ है तो आप भी लूट करोगे क्या? आप भी लूट करोगे तो बताइए। जनता का कार्य करने के लिए धमका है, इसमें क्या गलत हो गया? ठीक है, अजय जी वो कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम सामने आता है, कोई दोषी होता है तो हमारी सरकार तो कार्रवाई करती है, आप तो दोषियों को छिपाने का काम करते थे।
नहीं, देखिए, इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि केंद्रीय मंत्री ने जो बोला है लूट का अड्डा बन चुका है, उसका सीधा सीधा जवाब ना देकर उलट पुलट बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कहानी ये ठीक बात नहीं है। इनको जवाब देना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि लूट का अड्डा बन चुका है। ये सच्चाई है कि नगर निगम लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर पंचकुला में 160 करोड़ का जो एफडी को तोड़वा के ये लोग खा गए, उसके अभी तक कोई प्रॉपर जांच वगैरह नहीं हुई है। तो ये लूट का अड्डा नहीं है तो क्या है? टोटल जो फ्रॉड हुआ है यहाँ पर 590 करोड़ का हुआ है, जिसमें 160 करोड़ की एफडी थी नगर निगम के पास, उसको तोड़वा कर ये लोग खा गए। इसको लूट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जनता की गाड़ी कमाई, जनता की गाड़ी कमाई को ये लोग खा गए, तो इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए आप? जो जनता का टैक्स का पैसा था, उस टैक्स के पैसे को एक एफडी को तोड़वा कर खा गए, तो इसको क्या कहोगे आप? लूट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? जब केंद्रीय मंत्री स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि नगर निगम लूट का अड्डा बन चुका है, तो इस पर जवाब देना चाहिए बीजेपी प्रवक्ता जी को। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है और ये अगल बगल की बातें करके नहीं अगड़म बगड़म बोलते हैं। प्रॉपर जवाब ना देकर ये जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? जनता इनसे नाराज है और तीनों निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर और एमसी बनने जा रहे हैं। अमनदीप जी, आपको इसके बाद भी कुछ आपत्ति है? वो कह रहे हैं कि हम तो निगरानी कर रहे हैं और हमारे जो मंत्री है वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की बात हो रही है, इसमें कोई आपत्ति है आपको? जी अमनदीप जी। अरे मुस्कान जी, बड़ा स्पष्ट हो गया है जो मुस्कान जी आज का मुद्दा था आपका डिबेट का, और उसमें बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो काम गिनवाने को है, ना कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जवाब है। ये बड़ा स्पष्ट है। इनके पास जब जवाब ही नहीं, तो एक तरह से इन्होंने ये मान भी लिया कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं पूरी तरह से। और जब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जनता के लिए इन्होंने समस्याएं खड़ी कर दी, तो वो जनता इनको वोट क्यों डालेगी? नहीं डालेगी वोट। इनके पास जीत का रास्ता केवल सरकारी तंत्र से है और कोई रास्ता इनके पास जीत का नहीं है, और ना ही जनता इनको वोट डालेगी। जब ये खुद इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, ये कह रहे हैं अधिकारियों को धमका रहे हैं, अरे वो स्वीकार कर रहे हैं। कोई केंद्रीय मंत्री की बात, उनका बयान का कोई मायने नहीं है। ये भाजपा प्रवक्ता ने उनके बयान को बिल्कुल जीरो बता दिया। केंद्रीय मंत्री सरकारी मीटिंग के अंदर, वो कोई डिबेट में नहीं बैठे थे, सरकारी मीटिंग के अंदर ये बात बोल रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं कि भाई तुमने निगम को लूट का अड्डा बना दिया है, उस बात के आपके लिए कोई मायने नहीं है। तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह जी, आरोप यह है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता काफी परेशान है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर आपके प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा? और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, अभी जो बयान आया है, उस पर भी आपका जवाब चाहते हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जब से सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार दूर करने का पूरा प्रयास हो रहा है और लोगों को जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, चाहे कितना बड़े अधिकारी हो, उसको जेल में ठोकने का काम करते हैं। पीछे जो घोटाला हो गया था, 24 घंटे के अंदर सारा पैसा हमारे खातों में आया और 2 IAS ऑफिसर को और बाकी लोगों को जेल में ठोकने का काम। 160 करोड़ की एफडी तोड़ी, उसमें भी बता दीजिए ना कुछ। 160 करोड़ की एफडी तोड़वा के खा गए पंचकुला में, उस पर भी बताइए। जनता आपको नकारती है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देते? जनता आपको इसलिए नकार। अरे नहीं, हम बोलने दे रहे माय डियर सर, पर इस पे जवाब तो चाहिए। अजय जी, लौट आपके पास, सुन लीजिए पहले। मैं तो जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता, सर, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 160 करोड़ की एफडी को तोड़वा कर आपके अधिकारी और नेता खा गए, उस पर जवाब दे दीजिए बस। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो भी अधिकारी दोषी पाया जाता है, हम उसको बख्शते नहीं है, सीधा जेल में ठोकने का काम करते हैं। कब ठोकोगे ये बताओ, कब ठोकोगे? आपके तो नेता करते थे, हमारे नेता तो पकड़ते हैं, आपके नेताओं की मिली भगत होती है। श्रीमान जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कब ठोकोगे उन अधिकारियों को? ये तो बता दीजिए कब ठोकोगे। मैं तो कहता हूँ मुस्कान जी, इनसे एक एश्योरेंस ले लो कि कल जब इनकी
जमानतें जब्त होगी तो ये ईवीएम पर ठीक तरह ना फोड़े। इनसे आज यही ले लो ताकि कल। अरे सर, वो तो जनता का मैंडेट है, जनता जिसको मैंडेट देगी वो अलग बात है। आप आरोप लगाते जनता हैं और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार रेपिटेशन इस तरह के आरोपों में देखा गया है। आपके पास एक लंबी लिस्ट है घोटालों की जो आप बीजेपी पर लगाते हैं। क्यों आप अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और क्यों बार बार इसके बावजूद भी जनता बीजेपी पर बार बार भरोसा जता देती है? देखिए, जनता तक हम हर बात को पहुंचाया और हर चीज में हमने बहुत जोरों शोरों से इनके घोटालों को उठाया, लेकिन सवाल ये है कि इनकी सरकार होने की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर भी होती है, एफआईआर में इनकी अरेस्टिंग नहीं होती, जांच प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि सरकार इसके अंदर मिली हुई है। सरकार जो ट्रिपल इंजन की सरकार ये बताते हैं, डबल इंजन की बताते हैं, उसका मतलब यही है कि आप जो मर्जी बोलो, हम पूरा घोटाला करेंगे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होने देंगे। ये मतलब है इनकी डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की। ये जनता की गाड़ी कमाई को पूरी तरह से डकार रहे हैं। ये डकार भी नहीं लेते, खाने के बाद में कुछ भी नहीं बोलते तो, और ना कोई कार्रवाई होती है। ये इनका मूल मंत्र है, लेकिन जनता सब देख रही है। एक दिन इनका अंत होगा और इनके सभी अधिकारी जितने भी इस तरह के घोटालेबाज हैं, जो घोटाला करते हैं या जो भी नेता करते हैं, उनको एक दिन अंदर जाना पड़ेगा। जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार आ गई, इनकी सारी पोती खोल दी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कैम इन लोगों ने किए हैं। अभी इनकी सरकार होने की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी हर बात को उठाती है, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं कर पाती है। तो इन सब का देखिए सरकार का असर होता है। अफसर भी डरते हैं कि कल हमारे को लपेट देंगे, इसलिए पूरा पैसा जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा ये लोग खा रहे हैं आराम से, लेकिन अंत जरूर होगा इसका। ठीक है, भूपेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, छोटा सा जवाब सर आपका। ये कहना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आती किस पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बात कर रहा है। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी के केस के खिलाफ जो केस था भ्रष्टाचार का, वो हमने किया था क्या? सर आप हरियाणा में रहिए, आप दिल्ली तक मत जाइए, आप सिर्फ हरियाणा में रहिए। के खिलाफ घोटालों के हमने कार्रवाई की, जिनकी जमीनें हड़प ली, जिन लोगों का कौन से में सजा हुई है, सब में बरी हुए हैं, सब में बरी हुए हैं। जी अजय गौतम जी, सब में बरी हुए हैं। आपको पता नहीं है, आप नॉलेज रखिएगा, सब में बरी हुए हैं, किसी में कोई सजा नहीं हुई है। केस है तुम्हारे नेताओं के खिलाफ, ठीक है, और तुम्हारी सरकार में बने थे, हमारी सरकार ने नहीं बनाई। अमनदीप केसरी जी, आपको लगता है जो तमाम मुद्दे हैं इस बार हावी रहने वाले हैं और विपक्ष अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा है और जनता के मूड में कुछ बदलाव इस बार आपको नजर आता है? निश्चित रूप से मुस्कान जी, विपक्ष ने बखूबी, खासकर से इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरी आवाज उठाई। और एक और बड़ी बात हमें नगर निगम चुनाव देखने को मिली कि जो वोटिंग परसेंट है वो आप देखिए कि भाई विधानसभा और लोकसभा से भी कम रहा लोगों के, जबकि हमेशा उल्टा होता है कि जितना छोटा चुनाव होता है वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है, प्रत्याशी ज्यादा होते हैं, लोकल स्तर पर वो अपना जोर लगाते हैं। लेकिन जनता के प्रति, खासकर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मतलब एक रोष भी था और एक बेरुखी भी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात नगर निकायों के अंदर कर ली। तो ये वोटिंग परसेंट अपने आप में इनके लिए एक जो है रिपोर्ट कार्ड जारी करता है कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है हरियाणा के अंदर। ठीक है राजेंद्र, ये अपने आप में एक सबूत है और पहले में मैंने सारी बातें। ठीक है राजेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज का जो जिक्र किया है अमनदीप केसरी जी ने, 54.08% इस बार का वोटिंग परसेंटेज रहा है। आपको लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार के नतीजों पर? देखिए, अब ये है कि पहले तो ये लग रहा था कि जब ये मतदान की शुरुआत हुई थी कि बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन बाद में फिर बहुत जो है वो बहुत डाउन रहा जो है वोटिंग परसेंटेज। तो लगता है कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली और जो मुझे लगता है कि जिस तरह का जो है चेंज आना चाहिए था उसकी उम्मीद कम दिखाई देती है। कि जो है ना, वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब यही है कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली और वो जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए था उसकी संभावना कम है। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। ये है निश्चित तौर पर
जीत के दावों के बीच किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, देखना होगा। कल नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे। इस बीच आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम राजनीतिक दलों के दावे वादे आपने सुने होंगे। इस बीच सवाल यही बरकरार है कि कौन शहर की सरकार बनाने जा रहा है। सवालों के जवाब कल मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।